प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और गर्मी की छुट्टी के बाद अब पढ़ाई फिर से चालू हो गई। मैं इंदु कुमारी शीर्षक हरिहर काका पढ़ा रही थी और जितना पढ़ाई हुआ था उतने में से ही प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया है और कुछ भाग इसका बाकी रह गया जो मैं अब शुरू करने जा रही हूँ। तो मैंने इतना तक पढ़ा दिया था कि एक हरिहर काका के लिए पुलिस के महंत जी के तरफ से 2 राइफलधारी पुलिस के जवान और भाइयों के तरफ से 2 राइफलधारी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। और वो व्यक्ति कौन था? तो हरिहर काका। इतना तक तो मैंने पढ़ा दिया था। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरवारी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ठीक है, हरिहर काका तो सुरक्षा में रह ही रहे हैं। और वो भी किसकी सुरक्षा में? तो वही जो 2 राइफलधारी पुलिस मोहन जी के तरफ से मिले थे और 2 पुलिस अपने भाइयों के तरफ से। ठाकुरवारी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। अब दोनों लोग एकदम निश्चिंत है, एकदम सतर्क है कि अब तो राइफलधारी पुलिस हरिहर काका की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब उन पर दूसरा कोई अटैक नहीं होगा। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। तीसरा कोई उन पर अटैक नहीं करे, जोर जबरदस्ती नहीं करे, लेकिन इन लोग के बीच ये बना हुआ है कि अब हरिहर काका का ध्यान हम अपने तरफ कैसे कर पाए। एक तरफ महंत जी और दूसरे तरफ भाई लोग। एक तरफ महंत जी और दूसरे तरफ भाई लोग। गांव में एक नेताजी है, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। अब गांव का एक दबंग आदमी है नेताजी, तो वो कोई काम नहीं करते, कोई नौकरी चाकरी नहीं करते हैं और उसके बाद भी मौज मस्ती से रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास, राजनीति अच्छा जानते हैं और इसी के बल पर बिना कोई काम किए मौज मस्ती कर रहे हैं। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। अब उनको पता लग जाता है कि हरिहर काका के पास 15 बीघा खेत है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचे और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। अब वो क्या किए कि जब उनको पता चला कि अरे हरिहर काका के पास इतना खेत है, तो चलो अब उनको हम बहलाना फुसलाना शुरू किए। तो दिग्गज आदमी को लेकर वो क्या किए कि हरिहर काका के पास पहुंच जाते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि देखिए, आपके ज़मीन में हम हरिहर काका उच्च विद्यालय खोलना चाहते हैं।
इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। अब उधर तो महंत जी कह रहे थे कि अपना सारा संपत्ति दे दोगे तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, और इधर अब वो नेताजी कह रहे हैं कि सारा संपत्ति अगर तुम दे देते हो तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और उस ज़मीन में हम हरिहर उच्च विद्यालय खोल देंगे। उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। एक तो आपका ज़मीन का उपयोग हो जाएगा और दूसरा गांव में स्कूल नहीं है, एक स्कूल खुल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। नेताजी बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन हरिहर काका के साथ इतना कांड हो चुका था कि अब कोई उन पर दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। दूसरा रंग चढ़ने का मतलब अब कोई उनको लाख किसी तरह से समझाए, अब उन पर कोई असर होने वाला नहीं था। बेचारे नेताजी बहुत समझाए, और जब हरिहर काका नहीं समझे तो निराश होकर वो वापस लौट गए। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। अब 24 घंटा गांव में जब भी लोग बैठते हैं, केवल हरिहर काका का ही चर्चा बना रहता है। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव जाड़े के दिन में लोग लकड़ी जला के जो आग तापते हैं तो उसको अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। जहाँ 2-4 आदमी बैठा, बस हरिहर काका का चर्चा चलना शुरू हो जाता था। जो अभी स्थिति है कोरोना का, कि जहाँ भी कहीं आदमी जाता है बस कोरोना 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 कोरोना, उसी तरह से गाँव तो एक तो छोटा होता ही है, और उसमें आदमी जहाँ भी बैठता था, जहाँ 2 आदमी मिला, हरिहर काका के बारे में क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बस वही चर्चा सब लोगों में छिड़ जाता था। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। इतना बड़ा उनका घटना घटा हुआ था, इतना चर्चा हो चुका था, ऐसी घटना दूसरा कोई नहीं था। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में तो छोटा मोटा आदमी, जहाँ 4 आदमी रहता है, छोटी मोटी तो घटना घटते ही रहती है। तो गांव में भी छोटा मोटा घटना घटते ही रहता था, लेकिन हरिहर काका जैसा घटना गांव में नहीं घटा था। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। जहाँ 4 आदमी गांव में बैठ गए और जहाँ हरिहर काका के नाम का चर्चा छिड़ गया तो फिर अंत होना मुश्किल हो जाता था कि अब इसका अंत कैसे हो, इतना चर्चा उन पर छिड़ जाता था। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा। अब लोग जिसको जो मन में विचार आता था वो अपना व्यक्त कर देता था। आगे अब क्या होगा, महंत जी के पास धन जाएगा, भाइयों के पास धन जाएगा, कि ये क्या करेंगे, किसी दूसरे को देंगे, और जिसको जो मन में आता था वो अपना बात को व्यक्त कर देता था। आगे राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे का निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज करवाया है। बात होती थी कि दोनों लोग तो अंगूठा का निशान ले लिया, उधर महंत जी भी जबरदस्ती हरिहर काका से सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लिए, और इधर भाई लोग भी जबरदस्ती हरिहर काका का अंगूठा का निशान ले लिए हैं। लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज करवाया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। लेकिन हरिहर काका क्या था कि अदालत में वो लिखवा दिए। तो हरिहर काका का क्या था कि वो अदालत में लिखवा दिए थे कि ठीक है, वो लोग जोर ज़बरदस्ती से सादे कागज़ पर हमसे अंगूठे का निशान ले लिए हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी को अपना धन नहीं देंगे, यानी कि किसी को उत्तराधिकारी नहीं प्राप्त होने देंगे।
नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे का निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? तो दोनों लोग तो ज़बरदस्ती लिए हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अब इनका जो धन दौलत है, ज़मीन जायदाद है, अब किसके पास जाएगा? महंत जी के पास जाएगा या भाइयों के पास जाएगा? तो इसका हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। अब इसी पर गांव में बहस छिड़ जाता है और उत्तराधिकारी के बारे में, यानी कि किसको ये सब धन मिलेगा, उसके बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा शुरू हो जाती है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। जिसको जितना उसके बारे में आता है उतना बोलते रहता है, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकलता है। रहस्य खत्म नहीं होगा, आशंकाएं बनी ही रहती है, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्ष धरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरवारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोगों कहते हैं कि हरिहर भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। सब वो आकांक्षाएं हैं। अब उसी में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ठाकुर जी को मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भाइयों को मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठाकुरवारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती। थोड़ा भी अगर हरिहर काका के बारे में कोई चर्चा होता, महंत जो कहते या भाई लोग कहता, ये चर्चा पूरे गांव में आग की तरह फैल जाता था। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बस खबर फैलाने लोगों को आता था। ये खबर सच है या झूठ है, इसको कोई जानने की कोशिश नहीं करता। बस थोड़ा सा खबर मिलता और उसमें नमक मिर्च लगा के पूरे गांव में फैला देता। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे का निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक खबर आती है कि जब महंत जी पकड़ के ले गए और कुछ लिखे हुए कागज़ पर, कुछ सादे कागज़ पर हरिहर काका से अंगूठा का निशान ले लिए, तो लेने के बाद हरिहर काका को मार के ख़त्म कर देना चाहिए था। तब क्या होता कि बात आगे नहीं बढ़ता। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरवारी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। अब दूसरा खबर क्या आता है कि अगर हरिहर काका मरते हैं तो ठाकुरवारी के साधु संत और हरिहर काका के भाइयों के बीच घमासानी युद्ध होना शुरू हो जाएगा। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। दोनों लोग सोच चुके हैं कि हरिहर काका मरेंगे तो हम इनको मुखाग्नि देंगे। अभी वो मरे नहीं हैं, लेकिन ये चर्चा गांव में दोनों तरफ छिड़ा हुआ है, एक महंत जी के तरफ और दूसरा भाइयों के तरफ। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। हस्तगत, अगर वो मरेंगे तो उनका लाश हम ले जाएंगे, तो महंत कहेंगे कि हम ले जाएंगे, और इसी पर युद्ध छिड़ जाएगा और खून की नदियाँ बहने लगेगी, यानी बहुत से लोग मारे जाएंगे। तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका के मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। तीसरा खबर गांव में क्या फैला है? तो यही फैला है
कि हरिहर काका की जब मृत्यु हो जाएगी तो उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए हरिहर काका के भाई लोग अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उनके नाम की तूती बोलती है। गांव में एक दबंग आदमी है, डाकू बूटन सिंह, और वो गांव का मशहूर आदमी है और ऐसा बहुत सा केस वो संभाल चुका है। तो गांव के लोग कह रहे हैं कि उनके भाई लोग जो हैं वो बूटन सिंह को फुसला के रखे हुए हैं कि अगर हरिहर काका मर जाते हैं तो उनका ज़मीन हमारे नाम से कर देना, तो उस ज़मीन में 5 बीघा खेत हम तुमको दे देंगे और तुम उस ज़मीन पर हमारा नाम लिखवा देना। किसको देना? 5 बीघा ज़मीन वो डाकू बूटन सिंह को देकर, और भाई लोग क्या करेंगे कि अपने नाम से 10 बीघा ज़मीन उससे लिखवा लेंगे। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं और इसके पहले भी वो डाकू बूटन सिंह जो था, ऐसा मामला सामने आया था, उसको निपटाए हुए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है, यानी कि पूरे इलाके के लोग उस डाकू बूटन सिंह से बहुत डरते हैं। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधु और नागाओं को बुलाएंगे। अब चौथी खबर क्या आती है कि महंत जी ये निर्णय ले लिए हैं कि अगर हरिहर काका मरते हैं तो पूरे देश के कोना कोना से साधु और नागा लोग को हम बुलाएंगे उनकी मृत्यु पर। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों में गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। आच्छादित होना, ढका हुआ है। पूरा गांव जो है इसी रहस्यमय घटना को लेकर और भयानक घटना को लेकर पूरी तरह से छाया हुआ है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। लोगों में दिन प्रतिदिन डर बनता चला जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पी के आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। सब लोग, गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि हरिहर काका कोई अमृत पी के तो आए नहीं है कि वो हमेशा के लिए अमर है, मरेंगे ही नहीं। आज नहीं तो कल तो मरना है, और जैसे ही वो मरते हैं गांव में पूरा घमासान युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा? और तब लड़ाई छिड़ जाएगी, सारा गांव उसके चपेट में आ जाएगा। तो फिर आगे क्या होगा? यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। और ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, यह बहुत बड़ा लड़ाई है। बहुत बड़ा यानी कि एक तो धन के लिए, और वो भी उधर साधु संत और इधर भाई लोग। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। अब सब लोग, यही गांव के लोग कह रहे हैं, जाने और अनजाने में इस लड़ाई में पूरा गांव इसके चपेट में आ जाएगा। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी है। अब लोग जो है वो डरे हुए भी हैं और इंतजार भी है कि कब हरिहर काका मरते हैं। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। अभी हम बताएं कि हरिहर काका तो कोई अमृत पी के आए नहीं हैं, कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। आज नहीं तो कल तो उनको मरना है, तो इसको झुठला भी आदमी नहीं सकता है। और जहाँ मरें
तो लड़ाई तो छिड़ेगी ही। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। और इधर हरिहर काका एकदम मौन हो गए हैं। कोई कुछ बोले, किसी बात का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। जो हम शुरू जब हम किए थे इस चैप्टर को तो बताए थे कि लेखक जो है कल भी हरिहर काका के यहाँ गया और आज भी गया, लेकिन हरिहर काका उससे बात नहीं किए, जिससे कि अपने दिल का सारा बात कहते थे, सारी जानकारी लेखक से लेते थे। लेकिन आज की स्थिति है कि लेखक 2 दिन उनके घर गया, लेकिन हरिहर काका दोनों दिन उनसे बात नहीं किए। तो यही स्थिति उनका था कि अब एकदम वो मौन हो गए थे। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। अब हरिहर काका के पास एक नौकर है, वही खाना बनाता है और हरिहर काका को खाना खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वो चाहे तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे। 15 बीघा ज़मीन में जितना फसल होता है उसमें तो हरिहर काका मौज मस्ती से रह सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए। इतना उनके साथ घटना घट गई है कि अब वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम गूंगा हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। कोई कुछ बात कह रहा है, कोई कुछ बात पूछता है, किसी के बात का जवाब वो नहीं देते हैं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं, चुपचाप। चुपचाप बिस्तर पर लेटकर आकाश की ओर देखते रहते हैं, आकाश को निहारते रहते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। गांव के बहुत से लोग उनके बारे में कहते सुनते रहते हैं, लेकिन हरिहर काका उसके बारे में कुछ जवाब नहीं देते हैं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। 4 जो पुलिस का जवान मिला था, 2 जो महंत जी के तरफ से या 2 भाइयों के तरफ से, हरिहर काका के धन पर ही खूब मौज मस्ती से खा पी रहे हैं। जिसका धन वो रहे उपास, खाने वाले करे विलास। जिसका धन है वो आदमी उपास है और उसी के धन पर दूसरे लोग मौज मस्ती से खा पी रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून, उसका भोग लगा रहे हैं। अभी तक दोनों समय जो बढ़िया भोजन नहीं कर रहा था, वो हरिहर काका के राज में आराम से खा रहा है। किसके बारे में कहा गया? पुलिस लोग के बारे में, क्योंकि सुरक्षा के लिए उनको रखा गया है और लोग बिना कोई काम किए हुए हरिहर काका के धन पर मौज मस्ती से खा पी रहे हैं। और ये चैप्टर जो है वो समाप्त होगा। अब बच्चों, इसमें जितना क्वेश्चन है सबका आंसर बनाना है, और अगर अभी दिखा सकते हो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो इंतज़ार करो कि स्कूल खुलेगा तो ये सारा क्वेश्चन हम चेक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे के लिए अब तो संचयन का ये चैप्टर समाप्त हो गया, क्योंकि संचयन में 3 ही चैप्टर है। 2 चैप्टर आगे के लिए, 1 चैप्टर अभी हम पढ़ा दिए, और इसके बाद हम चलेंगे स्पर्श। स्पर्श में भी अजंता मैम जो हैं वो बड़े भाई साहब पढ़ा दी हैं,
और हो सकता है कि अब इसके बाद वो डायरी का एक पन्ना शुरू करेंगे। तब तक हम इधर पद को पढ़ाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।